हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर से हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। धमाकेदार वीडियो है जो कि आज हमारा टॉपिक है। क्या है बच्चों? तो आप सभी को अभी थंबनेल में पता चल जाएगा कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? तो आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। तो आप सभी लोग अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे इससे पहले का वीडियो देख लीजिए। वृक्क की संरचना मैंने आपको बता दिया है, वृक्क का पूरा डिटेल बता दिया है। उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, उत्सर्जन अंग क्या क्या होते हैं, तो ये सब बातें मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप सभी लोग अगर ये वीडियो नहीं देखे हैं पीछे वाला तो जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और फिर ये टॉपिक तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आप सभी लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। और अगर चैनल में नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नेफ्रॉन की संरचना। नेफ्रॉन होता क्या है, ये कैसे कार्य करता है, इसकी संरचना कैसे होती है, इसमें कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, इसका नाम क्या होता है, तो मैं सब आज डिटेल में यहीं पे इसी वीडियो में चर्चा करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग वीडियो को अंत तक बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मैं स्टार्ट करता हूँ अपना टॉपिक देरी ना करते हुए। ठीक है, आइए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिए क्योंकि आपको नोट्स भी बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों, ये है नेफ्रॉन की संरचना। आज हमारा टॉपिक है। तो आप सभी लोगों को क्लियर दिख रहा है ना? दिख रहा है? चलिए, अगर क्लियर दिख रहा है ये, है ना? ओके, चलिए बच्चों। यस, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको अब क्लियर दिख रहा है। तो अब हम अपना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सुनिए, जो हमारा नेफ्रॉन होता है इसमें छोटी छोटी महीन नलिकाएं पाई जाती हैं। महीन नलिकाएं क्या कितनी होती हैं? 8 से 12 लाख होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? 8 से 12 लाख महीन महीन नलिकाएं पाई जाती हैं। और कैसी होती हैं? कुंडलित होती हैं। कैसी होती हैं? कुंडलित होती हैं। ठीक है बच्चों, और कैसी होती हैं? ये नलिकाएं एकदम महीन होती हैं, 8 से 12 लाख होती हैं। और कैसे होती हैं? कुंडलित होती हैं। इन्हीं नलिकाओं को ही क्या कहा जाता है बच्चों? इन्हीं नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। तो नेफ्रॉन एक ऐसी संरचना है जो वृक्क के अंतर्गत पाई जाती है। ठीक है, इसमें महीन महीन, ठीक है, कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं। यही वृक्क नलिका को ही क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क नलिका को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए अब हम आपको यहाँ पे बताते हैं। ठीक है, तो आइए बच्चों, प्रत्येक वृक्क में, ठीक है, तो यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अभी आप इसका थोड़ा सा थ्योरी लिख लीजिए, उसके बाद हम आपका इसमें डायग्राम बना देंगे। ठीक है, तो चलिए अब शुरू हो जाइए। प्रत्येक वृक्क में, प्रत्येक वृक्क में, ठीक है, 8 से 12 लाख, कितनी बच्चों? 8 से 12 लाख महीन नलिकाएं, महीन कुंडलित, महीन कुंडलित नलिकाएं, नलिकाएं पाई जाती है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये आपका पहला पॉइंट है। क्या है बच्चों? पहला पॉइंट है, नेफ्रॉन की संरचना का पहला पॉइंट है। ठीक है, आइए अब हम दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो नेफ्रॉन होता है यह वृक्क की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। ठीक है, चलिए, नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक, कैसी कैसी बच्चों? रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है।
ठीक है बच्चों, ज़्यादा नेफ्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम आसान तरीके से मैं आपको समझा दूंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, बस आपको वीडियो के लास्ट तक बने रहना है। ठीक है, एकदम आपको क्लियर दिख रहा होगा। जहाँ क्लियर नहीं दिख रहा है आप हमें कमेंट जरूर करें कि सर यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है। ठीक है, ओके क्लियर है। तो चलिए, ये हुआ बात नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जो होता है वृक्क की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, अब ये किससे किससे मिलकर बना होता है, इसकी क्या स्थिति होती है। तो चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये संयोजी ऊतक। ठीक है, ये संयोजी ऊतक, ठीक है, संयोजी ऊतक से रुधिर वाहिनी, ठीक है, रुधिर वाहिनियों तथा लसिका वाहिनियों लसिका वाहिनी तथा पेशी तंतु। ठीक है, किससे बच्चों, पेशी तंतु, पेशीय तंतु से आपस में फंसे होते हैं। ठीक है बच्चों, क्या होते हैं, फंसे होते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, ये संयोजी ऊतक रुधिर वाहिनियों, लसिका वाहिनियों तथा पेशीय तंतु से आपस में क्या होते हैं, फंसे होते हैं, दबे होते हैं। ठीक है, फंसे होते हैं या फिर दबे होते हैं। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा नेफ्रॉन क्या है, कैसी संरचना है। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। ठीक है, क्लियर हो गई है ना। चलिए, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं इसकी संरचना आपको बताता हूँ। ठीक है, संरचना कैसे बनती है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको संरचना बताऊंगा। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई ना। ओके, तो चलिए बच्चों, ये देखिए हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है आपका नेफ्रॉन की संरचना है। ठीक है, तो आप सभी लोग नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है बच्चों, यह वृक्क नलिका, या फिर क्या बच्चों, वृक्क नलिका, ये आपका नेफ्रॉन का चित्र हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आप सभी लोग देख लीजिए, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो देखिए, अब आप देखिए, ये है लूप ऑफ हेनले। क्या है, यही सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, लूप ऑफ हेनले जिसे बोला जाता है, हेनले लूप, हेनले का लूप। ठीक है, इसे हिलने का लूप क्यों बोला जाता है बच्चों, बताइए क्यों बोला जाता है। क्योंकि इसकी डिस्कवरी जो किए थे, कौन किए थे, हेलने ने किया है। हेलने ने की खोज किया है। कौन किया बच्चों, हेलने। ठीक है, हेलने ने क्या किया है, हेलने ने इसकी क्या किया है, खोज किया मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, हिलने का लूप। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई हो, बताइए आप सभी लोग। चलिए, तो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेफ्रॉन की संरचना आपको क्लियर समझ में आते हैं, है ना। अब हम इसके भाग के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कितने भाग होते हैं, इनका कार्य क्या होता है। तो चलिए, आप पॉइंट हमारे लास्ट वीडियो तक बने रहिए, अंत तक बने रहिए। ठीक है, चलिए, तो चलिए बच्चों, अब हम शुरू कर देते हैं फिर से। ठीक है, अब शुरू करेंगे क्या, अब शुरू करेंगे नेफ्रॉन के जो भाग हैं। ठीक है, नेफ्रॉन के कौन कौन से भाग हैं, उनको हम सब अब एक बारी बारी से सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, तो आप सभी लोग देखिए, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा अब अगला टॉपिक क्या है बच्चों, वोमन संपुट। पहला क्या है हमारा, वोमन संपुट। ठीक है, पहला क्या है, वोमन संपुट है। ठीक है, तो एक मिनट आप रुके रहिए, एक मिनट।
चलिए बच्चों, अब हम देखिए यहाँ पे देखेंगे बोमन सैम्पुट क्या होता है। ठीक है, बोमन सैम्पुट होता क्या है। बोमन सैम्पुट होता है दोस्तों, एक ये हमारा होता है नेफ्रॉन की दोहरी ये एक परत होती है। क्या होती है, एक समझ लीजिए परत होती है या एक स्तर होता है, एक भाग होता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको समझते हैं बोमन सैम्पुट के बारे में डिटेल से। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, ये होता क्या है, ये प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कला युक्त। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखना शुरू कर दीजिए। प्रत्येक नेफ्रॉन में क्या होती है, दोहरी कला। ठीक है, दोहरी कला युक्त प्याले नुमा, प्याले प्या 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 है प्याले। ठीक है, प्याले नुमा क्या होती है बच्चों, प्याले नुमा क्या होती है, संरचना होती है। ठीक है, क्या होती है, संरचना। मैलेपिगियन संपुट होता है। ठीक है, प्याले नुमा मैलेपिगियन। ठीक है, मैलेपिगियन संपुट होता है। ठीक है, जिसे बोमन संपुट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, बोमन संपुट। ठीक है, क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। क्लियर है ना बात आपको। यहाँ पे प्रत्येक नेफ्रॉन में दोहरी कला युक्त प्याले नुमा एक संरचना पाई जाती है, जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। प्रत्येक नेफ्रॉन में एक प्याले नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे बोमन संपुट कहा जाता है। इसमें दोहरी उपकला पाई जाती है। यह मतलब ऊपर की ओर और नीचे की ओर दोनों तरफ क्या होती है, कवरिंग होती है, झिल्ली लगी होती है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। जो बोमन संपुट का मतलब मैंने बताया ना कि एक बाहर की और एक अंदर की ओर, तो बोमन संपुट के बाहरी ओर। ठीक है, बाहरी ओर क्या होता है बच्चों, बाहर की ओर चपटी सल्क उपकला। ठीक है, बाहरी ओर चपटी सल्क उपकला पाई जाती है। ठीक है बच्चों, क्या होती है, पाई जाती है। ये कहाँ पे है, बाहर की ओर। तथा अंदर की ओर क्या होता है, ठीक है, तथा अंदर की ओर एक विशेष ठीक है, क्या पाई जाती है, उपकला पाई जाती है। एक विशेष उपकला पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, पोडोसाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, पोडोसाइट्स। ठीक है, पोडोसाइट्स कहते हैं। तो आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो गए बच्चों कि नहीं क्लियर हुए। ठीक है, आपको ये 3 पॉइंट क्लियर हो जाने चाहिए, हो गए कि नहीं, आप बताइए जल्दी से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट आपको बोमन संपुट के क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये था बोमन संपुट ऊपर वाला भाग। ठीक है, ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम बात करते हैं कोशिका गुच्छा की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, कोशिका गुच्छ। ठीक है, जो कैप नुमा संरचना थी उसी को क्या कहते हैं, बोमन संपुट कहते हैं। ठीक है, अब आइए कोशिका गुच्छ की बात करते हैं। तो बोमन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह। ठीक है, बोमन संपुट के अंदर बोमन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह
ठीक है बच्चों, मैंने बताया था ना आपको कि रुधिर केशिका जाल पाई जाती है ना। तो बोमेन संपुट के अंदर रुधिर का प्रवाह क्या होता है, एक मोटी, ठीक है, अभिवाही धमनियों के द्वारा, एक मोटी अभिवाही धमनी, ठीक है, धमनियों के द्वारा क्या होता है बच्चों, इतनी बात क्लियर होगी, द्वारा द्वारा बाहर की ओर एक मोटी क्या पाई जाती, अपवाही, ठीक है, एक मोटी अपवाही धमनी, एक मोटी अपवाही धमनी से, ठीक है, धमनी से होकर के अपवाही धमनी से होकर के बोमेन संपुट का निर्माण करती हैं, क्लियर दिख रहा है ना बच्चों, है ना, क्लियर दिख रहा है, गुड, चलिए बहुत अच्छे। तो चलिए ये बात समझ में आ रही है। तो कोशिका गुच्छ का निर्माण कैसे होता है, ये हमारी अपवाही और अववाही धमनियों के द्वारा होता है, इतनी बात क्लियर हो गई। चलिए अब आगे देखते हैं, अब आगे हमारा क्या है, ठीक है, ये क्या किसका निर्माण करती है, कोशिका गुच्छ का निर्माण करती है, ठीक है। अब आइए अगले टॉपिक पे, अगला टॉपिक हमारा है मेलपिजियन कणिका या रीनल कार्पस, ठीक है, मेलपिजियन नलिका, ओके बच्चों, ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आप सभी लोग। चलिए इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आगे देखिए मेलपिजियन क्या कहता है, मेलपिजियन के जो कोशिका गुच्छ है तथा बोमेन संपुट का सम्मिलित रूप क्या कहलाता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए हम बताते हैं, कोशिका गुच्छ तथा बोमेन संपुट का, बोमेन संपुट का मिक्स रूप, ठीक है, बोमेन संपुट का क्या होता है बच्चों, सम्मिलित रूप, ठीक है, बोमेन संपुट का सम्मिलित रूप क्या करता है, मेलपिजियन नलिका का निर्माण करता है, क्या करता है, या निर्माण करता है, या फिर इसे कहते हैं, ठीक है, सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, मेलपिजियन नलिका, ठीक है, कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों, ठीक है। मेलपिजियन नलिका क्या होती है, बोमेन संपुट क्या होता है, कोशिका गुच्छ क्या होता है, तो ये तीनों चीज क्लियर हो गया ना, ठीक है। मेलपिजियन कणिका का निचला भाग क्या होता है, ग्रीवा से ग्रीवा कहलाता है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, ठीक है, मेलपिजियन का निचला भाग ग्रीवा कहलाता। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा है, अगर आ रहा है तो आप एक लाइक जरूर करिए। क्लियर दिख रहा है ना सभी को, दिख रहा है ना, ओके, बहुत अच्छे बच्चों, ठीक है। तो आप सभी लोग देखते रहिए, हंसते रहिए, बस पढ़ाई करते रहिए। तो इतनी बात समझ में आ गई ना, मेलपिजियन का निचला भाग क्या कहलाता है, ग्रीवा कहलाता है, ठीक है बच्चों, ओके। तो ये बात हो गई, अब समझ में आपको आ गया होगा। आइए आगे देखते हैं, जो
रोमाभ उपकला का बना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई ना बच्चों। जो उपकला का क्या होता है, रोमाभ उपकला का जिसमें रोए पाए जाते हैं उसका बना होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। ओके ठीक है। चलिए इसमें उपस्थित, ठीक है बच्चों। अब आगे क्या है, इसमें उपस्थित रोमाभ क्या करते हैं, इसमें उपस्थित रोमाभ क्या करते हैं बच्चों, कोशिका गुच्छ का एक गुच्छा, ठीक है, कोशिका गुच्छ का क्या करते हैं, कोशिका गुच्छ को नेफ्रॉन में आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें उपस्थित रोमाभ कोशिका गुच्छ को नेफ्रॉन में आगे क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। क्या करते हैं बच्चों, आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ाते हैं या आगे बढ़ाने में सहायता करते हैं, बढ़ाने में सहायक होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, सहायक होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पूरा क्लियर दिख रहा है ना। तो आपको मैंने ये समझा दिया, कितने पॉइंट समझा दिया, अभी मैंने 3 पॉइंट समझा दिया। अभी इसमें 2 पॉइंट बाकी है, इसके बाद ये टॉपिक फिनिश होगा। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे, वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैं आपको बस डिटेल से समझाता चल रहा हूँ और आप नोट्स बनाते चलिए। ठीक है बच्चों, ओके। चलिए बच्चों अब हम बात करते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका की। ठीक है, आइए हम बात करते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका की। तो मेरे प्यारे बच्चों, समीपस्थ कुंडलित नलिका एक ऐसी नलिका होती है जो ग्रीवा के अंतिम भाग से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। ठीक है, अंतिम भाग से क्या होती है, जुड़ी हुई होती है। मैंने अभी आपको यहाँ पे चित्र में ऐसे बताया था ना, ऊपर नाम लिखा था, आप पीछे वीडियो को करके देख सकते हैं कि समीपस्थ कुंडलित नलिका कहाँ पे पाई जाती है, जो ग्रीवा के अंतिम भाग से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हाँ, फिर इसके बाद इसमें छोटे छोटे रसांकुर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों, रसांकुर पाए जाते हैं जो ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं, ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं। और ये क्या होता है, इसमें भाग को अवशोषण, जो ये भाग होता है, ठीक है, समीपस्थ कुंडलित वाला भाग होता है, इसमें ब्रूस बार्डर का निर्माण होता है। इसके बाद इसमें अवशोषण क्षमता बढ़ जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं हम समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है। ठीक है, ग्रीवा के अंतिम भाग में, ग्रीवा के अंतिम भाग में, ठीक है बच्चों, क्या होता है, ठीक है, ग्रीवा के अंतिम भाग में मोटी समीपस्थ, ठीक है, मोटी समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्या होती है, कुंडलित नलिका होती है, जो क्या करती है, ठीक है, कुंडलित नलिका में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, रसांकुर पाए जाते हैं जो क्या करते हैं, ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जो ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए समीपस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, ग्रीवा के अंतिम भाग में मोटी समीपस्थ क्या पाई जाती है, नलिका पाई जाती है। ठीक है, ओके। तो कुंडलित नलिका में क्या पाए जाते हैं, रसांकुर पाए जाते हैं। जो रसांकुर होती है वो ब्रूस बार्डर का निर्माण करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हो गई। अब आइए हम देखते हैं
इसके आगे क्या होता है, जो ब्रूस वाटर होता है, ठीक है, ब्रूस वाटर का निर्माण होता है यहीं से क्या होते हैं, जो समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, इसमें क्या होता है, अवशोषण की क्षमता, अवशोषण की क्षमता क्या होती है बच्चों, बढ़ जाती है, ठीक है, बढ़ जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आपका समीपस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, ब्रूस वाटर का निर्माण हो जाता है, जो अवशोषण की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो आप सभी को ये चौथा पॉइंट क्लियर हो गया, ठीक है। आइए अब हम बात करते हैं पांचवें पॉइंट की, दूरस्थ, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है बच्चों। अब दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, तो ये आपको पता होगा, ठीक है, इसी के जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। तो चलिए बच्चों, अब हम बात करते हैं दूरस्थ कुंडलित नलिका की, ठीक है। दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होती है, तो ये आप सभी को पता होगा, लूप ऑफ हेनले का जो भाग होता है, ठीक है, वहीं से ये जुड़ी हुई होती है। लूप ऑफ हेनले मैंने आपको बताया नीचे होता है, ठीक है, वहीं से क्या होती है, ये आरोही क्रम में एक भाग आरोही भुजा होती है, वहां से, ठीक है, मोटी क्या होती है, मोटी नलिका होती है, उसी के सहारे ये क्या होती है, जुड़ी हुई होती है, ठीक है। और क्या पाया जाता है, यह भाग वलपुट में पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है, वलपुट में पाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, इसमें कैसी कला पाई जाती है, घनाकार उपकला पाई जाती है, घनाकार उपकला पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं इधर। तो ये हमारा जो दूरस्थ कुंडलित भाग होता है, ये लूप ऑफ हेनले का अंतिम भाग होता है, यहीं से ये जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है, लूप ऑफ हेनले का आरोही भाग, लूप ऑफ हेनले का आरोही भाग एक मोटी उपकला, किससे बच्चों, एक मोटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, एक मोटी दूरस्थ कुंडलित नलिका, ठीक है, दूरस्थ कुंडलित नलिका क्या होता है, जो कि क्या होती है, किस में पाई जाती है, जो वलपुट में पाई जाती है, ठीक है बच्चों, जो कहाँ पाई जाती है, वलपुट में पाई जाती है। आप देखिए, इसका एक और एक एकदम बेहतरीन पॉइंट क्या है, इसका एक बेहतरीन पॉइंट ये है कि जो दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, यह वास्तव में वृक्क की नलिका होती है। किसकी नलिका होती है, वृक्क की नलिका होती है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका वास्तव में वृक्क की नलिका होती है, ठीक है बच्चों, किसकी होती है, वृक्क की नलिका होती है। इतनी बात क्लियर हो गई आपको, ठीक है। चलिए चलिए बच्चों, तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि दूरस्थ कुंडलित नलिका जो होती है वास्तव में वृक्क की नलिका होती है, जो मूत्र संग्रही, ठीक है, मूत्र संग्रही नलिका, ठीक है, नलिका में जाकर क्या होती है, खुलती है, ठीक है बच्चों, कहाँ पे खुलती है, मूत्र नलिका में जाकर के ये क्या होती है, खुलती है। इतनी बात क्लियर हो गई, ठीक है। चलिए, तो प्रत्येक, अब यहाँ पे देखिए, प्रत्येक मूत्र संग्रही नलिका, ठीक है, मूत्र संग्रही
नलिका 8 से 9, 8 से 9 वृक्क नलिका से, वृक्क नलिका से क्या होती हैं, मिल करके निर्मित होती हैं। ठीक है, मिल से मिलकर निर्मित होती है। ओके बच्चों, तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी दूरस्थ नलिका की। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसकी, अब हम बात करेंगे लास्ट पॉइंट जो है हमारा हेनले का लूप, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, आइए इसमें थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये यहाँ पे क्या 8 से 9 वृक्क नलिका हो गई, तो मूत्र संग्रह नलिका का निर्माण हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इससे, चलिए अब हम बात करते हैं इसमें लूप ऑफ हेनले को। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं हेनले का लूप क्या होता है। ठीक है, इसको अब समझेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कैसा होता है, जो यू आकार की नीचे वाली जो संरचना होती है, यू आकार की एक प्रकार की नली होती है। ठीक है, एक प्रकार की नलिका होती है। वृक्क जो हमारा नेफ्रॉन की संरचना है उसमें आप देखेंगे नीचे की ओर एक यू आकार की जो संरचना पाई जाती है, उसी को क्या कहते हैं, हेनले का लूप कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए समीपस्थ कुंडलित नली, सॉरी समीपस्थ कुंडलित नलिका, क्या बच्चों, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ठीक है, क्या होता है, जो भाग होता है वृक्क के, क्या होता है, जो भाग होता है समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर के, ठीक है, आगे जाकर यू आकार की एक नलिका का, ठीक है, क्या होता है, निर्माण होता है, निर्माण होता। अब समझना बच्चों। ठीक है, ये यू आकार की नलिका का, अगर देखिए यहाँ पे ऐसे मैंने बताया था आपको ये, ठीक है, ये अगर यू आकार की नलिका का निर्माण हो गया, अगर इस साइड जाएंगे, ठीक है, इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अवरोही भुजा, क्या हो जाएगी, अवरोही भुजा। ठीक है, अगर इस साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगी, आरोही भुजा। ठीक है, क्या हो जाएगी, आरोही भुजा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए हम देखते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका आगे जाकर के यू आकार का निर्माण कर लेती है। ठीक है, और क्या होता है, अच्छा हाँ देखिए ये वाली जो नलिका है, देखिए ना, है ना, ये ऐसे जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, नीचे की ओर जाने पर, तो यहाँ पे आप लिखेंगे नीचे की ओर जाने पर अवरोही भुजा। ठीक है, क्या होता है, अवरोही भुजा होती है, और ऊपर की ओर जाने पर आरोही भुजा। तो नीचे की ओर जाने पर अवरोही भुजा, अवरोही मतलब नीचे की ओर। ठीक है, अवरोही भुजा क्या होती है, मिलती है। ठीक है, और ऊपर जाओगे तो क्या हो जाएगा, आरोही भुजा मिलती है। ठीक है, चलिए देखिए नीचे की ओर जाने पर आरोही भुजा मिलती है। ठीक है, और ऊपर की ओर जाने पर आरोही भुजा मिलती है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका पूरा नेफ्रॉन की संरचना। तो आप सभी लोग वीडियो को देखते रहिए। ठीक है, आपको क्लियर समझ में आ रहा है ना। चलिए अब हम थोड़ा सा आगे इसमें देखते हैं, और कुछ छूटा तो नहीं। हाँ चलिए, यह ठीक है घनाकार
घनाकार उपकला की, ठीक है, उपकला की बनी होती है। ठीक है बच्चों, किससे निर्मित होती है? घनाकार उपकला से बनी होती है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है इसमें, ठीक है, यह घनाकार उपकला की बनी होती है। ठीक है, यह वृक्क की मेडुला, ठीक है, मेडुला वाले भाग में क्या होती है? स्थित होती। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था आज का हमारा टॉपिक लूप ऑफ हिनले। तो आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए आए हमारे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।